हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके बनाया गया है। दोस्तों, ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर रीड करें। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़ जाएं। वहाँ आपको इसका पीडीएफ और भी बहुत तरीके के मटेरियल अवेलेबल कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय है अध्याय 8 आवर्त गति, जो कि फिजिक्स का है। और स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों तो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 14 दोलन से जो है इस चैप्टर को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारे चारों ओर उपस्थित कुछ वस्तुएं हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की गतियां देखी जा सकती है। इनमें से कुछ गतियां ऐसी होती है जिनमें कोई वस्तु एक ही पथ पर एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को बार बार दोहराती है। ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। यानी आवर्ती गति क्या है? वैसी गति जो एक ही गति को बार बार दोहराती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। नदी में डूबती उतरी हुई नाव, वाष्प इंजन में अग्र और पश्च से चलता हुआ पिस्टन आदि आवर्त गति के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आवर्त गति। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। यानी आवर्त गति क्या है कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के साथ एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है तो पृथ्वी की यह गति आवर्त गति कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, दोलनी अथवा काल्पनिक गति। किसी पिंड या कण के नियत बिंदु के इधर उधर होने की वाली आवर्त गति को दोलनी या काल्पनिक गति कहते हैं। वह नियत बिंदु जिसकी इधर उधर पिंड या कण गति करता है वस्तु का मध्यावस्था अथवा साम्यावस्था कहलाती है। कंपन एवं दोलन में कोई मुख्य अंतर नहीं है। साधारणतः जब आवृत्ति का मान कम होता है तो हम गति को दोलनी कहते हैं, जैसे किसी वृक्ष की टहनी के दोलन। इसके विपरीत जब गति की आवृत्ति अधिक होती है तो हम गति को कंपन कहते हैं, जैसे किसी संगीत वाद्य के तार का कंपन। यानी गति अधिक होने पर कंपन कहा जाता है और जो है गति की कम होने पर, आवृत्ति का मान कम होने पर उसे क्या कहा जाता है? दोलन कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति नहीं होती है। वर्तुल गति भी आवर्त होती है परंतु दोलनी नहीं होती है। उदाहरण के लिए दीवार घड़ी की सुइयों की गति, लोड स्प्रिंग की गति, स्वरित्र द्विभुज की गति, झूला झूलती लड़की की गति, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखी दंड चुंबक की गति, सरल लोलक तथा स्प्रिंग लोलक की दोलनी गति आदि। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं सरल आवर्त गति। जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है कि कण पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल अथवा त्वरण की दिशा सदैव उस निश्चित बिंदु की ओर दिष्ट होती है तथा त्वरण का परिमाण उस निश्चित बिंदु के कण के विस्थापन के समानुपाती होता है, तो कण की यह गति सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। यह एक विशेष प्रकार की दोलन गति होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण के रूप में तो कंपन करने वाली वस्तु की गति, डोरी से लटके लोलक की गति, स्प्रिंग से लटके भार के ऊपर नीचे की गति जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सरल आवर्त गति के कुछ प्रतिबंध है, उसको देखते हैं। तो सरल आवर्त गति के प्रतिबंध निम्नलिखित हैं। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गति एक स्थिर बिंदु यानी साम्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में होनी चाहिए। बल अथवा त्वरण की दिशा सदैव साम्य बिंदु की ओर होनी चाहिए। सरल आवर्त गति में कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल यानी F कण के विस्थापन यानी y के सदैव अनुक्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा विस्थापन के विपरीत होती है, यानी F अनुक्रमानुपाती -y अथवा F बराबर -ky।
जहाँ के एक नियतांक है जिसे बल नियतांक अथवा बल स्थिरांक कहते हैं। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल की दिशा सदैव विस्थापन के विपरीत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बल की दिशा सदैव विस्थापन के क्या होती है, विपरीत होती है। इस स्थिति में दिखा रहा है। आगे देखते हैं सरल आवर्त गति संबंधी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सरल आवर्त गति संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड वह न्यूनतम समय जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है, आवर्तकाल कहलाता है। इसका SI मात्रक सेकंड होता है और इसे T से व्यक्त किया जाता है। तो आवर्तकाल T बराबर 2π/W होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना है। आवर्तकाल यानी T बराबर 2π/W होता है, जहाँ W सरल आवर्त गति का कोणीय वेग होता है। जहाँ W क्या है, तो सरल आवर्त गति का कोणीय वेग होता है। जहाँ W सरल आवर्त गति का कोणीय वेग होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आवृत्ति सरल आवर्त गति करता हुआ कण 1 सेकंड में जितने कंपन पूरे करता है उन कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसे n से व्यक्त करते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे देखते हैं दोस्तों विस्थापन। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है और इसे y से व्यक्त करते हैं। विस्थापन क्या है दोस्तों, तो सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है और इसे y से व्यक्त करते हैं। आयाम यानी एम्पलीट्यूड सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का उसकी माध्य स्थिति के किसी और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है और इसे A से व्यक्त करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कला यानी फेज। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के लिए कला वह राशि है जो किसी समय पर उसकी स्थिति व गति की दिशा को व्यक्त करती है। आगे देखते हैं दोस्तों सरल आवर्त गति से संबंधित महत्वपूर्ण पद। सरल आवर्त गति से संबंधित महत्वपूर्ण पद निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं सरल आवर्त गति विस्थापन समीकरण निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होता है, यानी विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t होता है, जहां a sin 2πt/t कहते हैं तथा x बराबर a cos ओमेगा t होता है। सरल आवर्त गति में वेग निम्न सूत्र से निकलता है, v बराबर ω√a² - y² होता है। आगे देखते हैं दोस्तों सरल आवर्त गति में त्वरण, ये सारे फॉर्मूले को दोस्तों याद कर लेना है, इसे याद कर लीजिएगा। सरल आवर्त गति में त्वरण निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होता है, अल्फा बराबर -ω² y होता है। और सरल आवर्त गति के में कण के आवर्तकाल का सामान्य सूत्र आवर्तकाल t बराबर 2π√अंडर विस्थापन बटे त्वरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फॉर्मूला, इसे याद रखना है कि सरल आवर्त गति में कण के आवर्तकाल का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, t बराबर 2π√अंडर विस्थापन बटे त्वरण। चलिए दोस्तों आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग से लटके पिंड का आवर्तकाल निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी स्प्रिंग का आवर्तकाल बराबर होता है t बराबर 2π√m/k, जहाँ k स्प्रिंग का बल नियतांक है तथा m पिंड का द्रव्यमान होता है। आगे देखते हैं सरल आवर्त गति में ऊर्जा। सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड गतिशील होता है, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा होती है। पिंड पर प्रत्यानयन बल लगने के कारण वह साम्य स्थिति में आने का प्रयत्न करता है, अतः इस बल के कारण पिंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के योग को पिंड की कुल ऊर्जा कहते हैं। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के योग को क्या कहते हैं, पिंड की कुल ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सरल आवर्त गति के दौरान दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे से रूपांतरित होती रहती है, परंतु वो संरक्षी बलों यानी श्यान बल, घर्षण बल आदि के अनुपस्थित रहने पर पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यानी सरल आवर्त गति के दौरान जो ऊर्जाएं होती है एक दूसरे से रूपांतरित होती रहती है। आगे देखते हैं दोस्तों
गतिज ऊर्जा सरल आवर्त गति के करते m द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है। k बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यानी गतिज ऊर्जा के लिए जो यहाँ पर निकाला जाता है सरल आवर्त गति की स्थिति में k बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। और स्थितिज ऊर्जा के लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए सरल आवर्त गति कहते पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। U बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आगे देखते हैं दोस्तों, कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी सरल आवर्त गति में पिंड की कुल ऊर्जा पिंड की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी E बराबर 1/m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होता है। इस प्रकार सरल आवर्त गति में पिंड की कुल ऊर्जा विस्थापन पर निर्भर नहीं करती है, अतः पिंड की कुल ऊर्जा नियत होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सरल लोलक यदि किसी भारी बिंदु द्रव्यमान को एक द्रव्यमान रहित लंबाई में न बढ़ने वाली पूर्ण प्रत्यास्थ डोरी की सहायता से एक घर्षण रहित दृढ़ आधार से लटका दे तो यह समायोजन सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम कहलाता है। व्यवहार में इस प्रकार का समायोजन असंभव है, इसलिए इसे आदर्श सरल लोलक यानी आइडियल सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सरल लोलक का आवर्त काल निम्न सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है। T बराबर 2π√L/g मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसे याद कर लें कि सरल लोलक का आवर्त काल बराबर होता है T बराबर 2π√L/g, जहाँ L लोलक की प्रभावी लंबाई तथा G गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लें दोस्तों, यह याद कर लें। सरल लोलक के आवर्त काल के सूत्र से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। क्या है पहला निष्कर्ष कि आवर्त काल m पर निर्भर नहीं करता, यानी आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा है आवर्त काल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि गोलक की प्रभावी लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो आवर्त काल 2 गुना हो जाएगा। आवर्त काल गुरुत्वीय त्वरण यानी G के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात G का मान कम होने पर आवर्त काल बढ़ जाता है। आवर्त काल बढ़ जाता है। अनंत लंबाई के सरल लोलक की आवर्त काल 84.6 मिनट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अनंत लंबाई के सरल लोलक की आवर्त काल कितनी होती है, तो 84.6 मिनट होता है। सेकंड लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सेकंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहां भारहीनता के कारण G बराबर 0 होगा, जिससे घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह पर लोलक घड़ी काम नहीं करती है। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि झूलने वाली लड़की के बराबर में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोस्ट लाइन है इंपॉर्टेंट दोस्तों, रेलवे में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उसका आवर्तकाल यानी T भी बढ़ जाता है। फलतः घड़ी सुस्त हो जाती है। सर्दियों में L कम हो जाने के कारण आवर्तकाल भी कम हो जाता है और लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, आवर्तकाल बढ़ जाएगा और घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। जबकि सर्दियों में लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, तो लोलक घड़ी क्या हो जाएगी, तेज चलने लगेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान का 1/6 गुना है। दोलन काल बढ़ने से लोलक घड़ी सुस्त चलती है तथा दोलन काल घटने से लोलक घड़ी तेज चलती है। मंदक बलों की अनुपस्थिति में सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण चक्कर में कार्य शून्य होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुक्त दोलन के स्वाभाविक आवृत्ति। जब किसी वस्तु को जो कि दोलन कर सकती है साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह निश्चित आवृत्ति से दोलन करने लगती है और इस निश्चित आवृत्ति को ही
भाविक आवृत्ति यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यह आवृत्ति वस्तु की प्रत्यास्थता, आकार आदि गुणों पर निर्भर करती है। स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने को ही मुक्त दोलन कहते हैं। मुक्त दोलनों पर किसी बाह्य बल यानी घर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीके से मुक्त दोलन को देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, सरल लोलक को साम स्थिति से विस्थापित करके छोड़ने पर यह मुक्त दोलन करता है, जिनकी आवृत्ति स्वाभाविक लोलक की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करती है। इस स्थिति में लोलक नियत आयाम से अनंत समय तक कंपन करता रहेगा। उदाहरण के लिए ऊंचे भवन, पुल, जहाज, मशीन आदि के विभिन्न भाग के दोलन आदि। जब एक सोनोमीटर तार को खींचा जाता है तो यह स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने लगता है। यह तार की लंबाई, घनत्व तथा तार के तनाव या खिंचाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अवमंदन या अवमंदित दोलन। जब कोई वस्तु किसी माध्यम में दोलन करती है तो वस्तु की गति के विरुद्ध अवरोधी बल यानी घर्षण बल भी कार्य करते हैं, जिससे दोलन आयाम लगातार घटता जाता है और अंत में शून्य हो जाता है। इस प्रकार के दोलन अवमंदित दोलन कहलाते हैं। आयाम के लगातार क्षय होने को अवमंदन कहते हैं। अवमंदन क्या है? तो आयाम के लगातार क्षय होने की प्रवृत्ति को ही अवमंदन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से फिगर देख सकते हैं अवमंदन दोलन का। ये विस्थापन वाला सिंबल दिखा रहा है दोस्तों, और इस तरीके से अवमंदन होता चला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि किसी माध्यम में दोलन करने वाली वस्तु का वेग कम है तो माध्यम द्वारा वस्तु पर लगाया गया अवमंदक बल वस्तु के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है तथा वस्तु के वेग के विपरीत दिशा में कार्य करता है। उदाहरण के लिए सरल लोलक के दोलन, स्वरित्र द्विभुज के दोलन, सोनोमीटर के तार के कंपन आदि जो हैं इसके उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रणोदित दोलन। जब कोई वस्तु बाह्य आवृत्ति बल के अंतर्गत अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न किसी आवृत्ति से दोलन करती है तो वस्तु के इस प्रकार के दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ देखते हैं दोस्तों, कि जब सरल लोलक के बॉब को हाथ में रखकर कंपन कराते हैं तो इस प्रकार के कंपन प्रणोदित कंपन कहलाते हैं। प्रणोदित कंपन क्या है दोस्तों, कि जब सरल लोलक के बॉब को हाथ में रखकर कंपन कराते हैं तो इस प्रकार की कंपन को प्रणोदित कंपन कहते हैं। जब कंपन करते हुए किसी स्वरित्र त्रिभुज के दस्ते को हम हाथ में पकड़े रहते हैं तो मंद ध्वनि सुनाई पड़ती है, किंतु यदि उस दस्ते को किसी मेज पर टिका देते हैं तो तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि स्वरित्र त्रिभुज के दोलन दस्ते के द्वारा मेज पर पहुंचाए जाते हैं, जिससे मेज तथा मेज के संपर्क की वायु में प्रणोदित कंपन उत्पन्न होने लगता है। तार वाले वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्वरमापी, पियानो, सितार, वायलिन आदि में तार के नीचे एक खोखला बॉक्स होता है जिसे ध्वनि बोर्ड कहते हैं। यह तारों में उत्पन्न कंपनों की तीव्रता बढ़ाने में सहायक होता है। जब यंत्र के तार में किसी आवृत्ति के कंपन उत्पन्न किए जाते हैं तो तार पर कंपन तार के नीचे लगे सेतु ब्रिज के द्वारा खोखले बॉक्स में पहुंच जाते हैं। जब बॉक्स तथा उसके अंदर की वायु में प्रणोदित कंपन उत्पन्न हो जाते हैं जिससे ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अनुनाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अनुनाद। जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर अथवा पूर्ण गुणज में होती है तो वस्तु को प्रणोदित दोलन का आयाम बहुत बढ़ जाता है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इन दोलन को अनुनादी दोलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं अनुनाद के दोस्तों, जब कोई सेना पुल पार करती है तो सैनिक कदम मिलाकर नहीं चलते। इसका कारण यह है कि सैनिकों के कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जिससे अनुनादी कंपनों के द्वारा पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि किसी मकान में लगी हुई मशीन की आवृत्ति मकान की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो मकान में अनुनाद हो जाता है और मकान के कंपित होकर गिर जाने की खतरा उत्पन्न हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब किसी बस में यात्रा करते हैं तो उसकी खिड़कियां तथा दरवाजे के झनझनाने की आवाज़ आती रहती है। जब बस की चाल धीरे या धीरे धीरे बढ़ाई जाती है तो बस एक विशेष चाल पर झंझनाहट बहुत अधिक बढ़ जाती है। बस की चाल और अधिक हो जाने पर झंझनाहट पुनः धीमी पड़ जाती है। वास्तव में बस की चाल बढ़ने के साथ साथ बस के इंजन की आवृत्ति भी बढ़ती है। जब इंजन की आवृत्ति खिड़कियों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो अनुनाद के कारण झंझनाहट बहुत अधिक बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। और कमेंट में बताएं दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और भी इस तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ बेहतर से बेहतर शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।